नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। राजनीति में लगातार ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिससे समाज दो भाग में बटा रहे, जिससे ध्रुवीकरण बढ़ता रहे। कर्नाटक से शुरू कीजिए, ये हाल का मामला है। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर सबसे पहले हंगामा मचा, दो पक्ष इसमें आमने सामने रहे और ये मामला कोर्ट पहुंचा। उसके बाद कर्नाटक में हलाल और झटका मीट का विवाद सामने आया। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर से अजान पर एमएनएस को ऐतराज है और विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं एमएनएस के कार्यकर्ता। और वहीं हमने गाजियाबाद में देखा कि मीट बेचने पर पाबंदी लगाई गई और फिर बाद में ये फैसला वापस लिया गया। और अब ताजा मामला है दक्षिणी दिल्ली का, जहां एमसीडी की नवरात्र में मीट बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसकी शुरुआत की है मेयर मुकेश सुरयान ने। तो सबसे पहले आइए सुनिए कि मेयर साहब का क्या तर्क है उनकी इस मांग के पीछे। बहुत सारे लोगों ने बोला, जब मैं राउंड पे होता हूँ, कि सर हम व्रत रख रहे हैं, नवरात्रों के पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, रास्ते में जब जाते हैं तो ओपन मीट शॉप है, ओपनली हमें वहाँ पे मीट कटता दिखता है, वहाँ पे बदबू आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, मन खराब हो जाता है। और व्रत जो हम जिस भाव से रखते हैं, हमारा भाव भी खराब हो जाता है, हमारी श्रद्धा भी चली जाती है। और जब इन दिनों में लोग लहसुन और प्याज का भी प्रेज करते हैं, मेरे परिवार में भी आज की डेट में लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है, तो जहाँ आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते, वहाँ मीट खाने की बात करते हैं। तो मैंने दिल्ली की भावनाओं को ध्यान रखते हुए फैसला लिया। वो तय करें उनको क्या खाना, मैंने तो उसमें बाउंड नहीं किया। मैंने अपना फैसला, दिल्ली की 95 जनता का फैसला हमने निगम में इम्प्लीमेंट करने का लिया है। कौन क्या खाना चाहता है, मेरा उद्देश्य नहीं। मैंने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर फैसला नहीं लिया, मैंने किसी धर्म को खाएंगे, जब मीट मिलेगा तो खाएंगे, किसी धर्म को लेकर फैसला नहीं लिया। हमने ये पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए 11 तारीख तक, जब तक नवरात्रि तब तक का किया है। और दिल्ली की जनता ने इसके फैसले का स्वागत किया है। अगर किसी को, विपक्ष को कोई आपत्ति है, तो मुझे लगता है उनके पास आपत्ति के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि किसी भी अच्छे फैसले का कभी भी उन्होंने स्वागत नहीं किया। तो मेयर का ये कहना है कि बहुत अच्छा फैसला है, उस पर जिनकी आपत्ति है वो सिर्फ इसलिए आपत्ति कर रहे हैं क्योंकि आपत्ति करना उनका काम है। पर वो लोग क्या कहते हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं? मैं चिकन लेने के लिए यहाँ पे आया था। मेरा चिकन यहीं से सप्लाई जाता है। मैं रोज़ यहाँ से ख़रीदता हूँ चिकन अपने रेस्टोरेंट के लिए। मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे कस्टमर्स हैं वहाँ पे और जो गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, उनको मैं फिर कैसे खिलाऊंगा? ये मेरे फादर इन लॉ स्टार्टिंग जब से पाकिस्तान से आए तब से चला रहे हैं। कभी ऐसा देखा था? कभी भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम हुआ ये। परेशानी ये है कि हमारे यहाँ स्टॉक इकट्ठा हो गया। हमने स्टॉक 2 दिन का लाए हैं, मंडे और ट्यूसडे। अब मंडे को शाम को आके बोल रहे हैं अभी दुकानें कल नहीं खुलेंगी, तो कैसे करें बताओ? सर मैं पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ ऐसा काम चिकन का, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नुकसान होगा, लाखों रुपए का नुकसान होगा। किसी की मछली सड़ रही है, स्टॉक पड़ा हुआ है। तो सवाल है कि वो तमाम लोग जो इस कारोबार से जुड़े हैं, वो लोग भी वो होंगे जिनकी श्रद्धा होगी, जिनके घर भी लोग नवरात्र करते होंगे, पर उनका कारोबार है। तो ऐसे गैर जरूरी मुद्दों पर राजनीति क्यों समट रही है? हिजाब, हलाल, अजान, मीट बैन, मंशा है कि धर्म की राजनीति जो है वो खौलती रहे। मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं अतुल चौरसिया, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं newslaundry.com, और देशरत्न निगम, बीजेपी समर्थक। देशरत्न निगम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। जो मेयर हैं दक्षिण दिल्ली के, उनका जो तर्क है कि भावना खराब होती है, पर वो तमाम लोग जिनकी बातें हमने अभी सुनी, वो सारे लोग हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और वो सब लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। उनका कहना है कि हमारा सालों का कारोबार है, हमने पहली बार इस तरह की मांग सुनी है। तो आपको इस पर क्या कहना है? जो मेयर की मांग है या जो वो बैन कर रहे हैं मीट के कारोबार को नवरात्रा के दौरान? देखिए नगमा जी, इसमें 2 मुद्दे उठ के सामने आते हैं। क्या ये बैन सही है और इसे अचानक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बैन मेरे हिसाब से भावनाएं हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि इन 9 दिन को बहुत ही पूजनीय माना जाता है धर्म के आधार पर, और भारत में अलग अलग जगह के अलग अलग इसमें मान्यताएं हैं। जैसे आप बंगाल वगैरह में जाएंगे तो उसमें वहाँ मीट वगैरह खाया जाता है, लेकिन नॉर्थ में हमारी तरफ इस बात को माना जाता है कि इसमें कोई भी मीट या वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं और लोगों को खराब भी लगता है। तो भावनाएं तो जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बैन का मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन अचानक करना, इसका कोई नोटिस ना देना, इस पर थोड़ा विचार किया जा सकता है, क्योंकि किसी के पास कोई नोटिस नहीं था और अचानक इस तरह का बैन आने से तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लोगों ने अपने स्टॉक किए हुए हैं और सब कुछ किए हुए हैं, तो इस पर विचार विमर्श करके इस साल से, मैं समझता हूँ इस साल ना करके अगले साल से प्रायर नोटिस रहे लोगों के पास,
और लोग अपने हिसाब से उसी हिसाब से अरेंजमेंट कर लें। और एक बहुत बड़ा तबका 90% मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने चारों तरफ देख रहा हूँ कि इस वक्त नॉर्थ इंडिया में लोग मीट नहीं खाते हैं, वो 10% लोग खाते हैं। तो उनकी भावनाओं का कदर करना चाहिए, सिर्फ 9 दिनों के लिए। 10% की भी तो भावनाएं होती हैं। हम जो हमारा देश है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आप अपने हिसाब से अपना खाना नहीं खा सकते हैं। तो फिर मैं बताता हूँ आपको, इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 25 के तहत जो आपको फ्रीडम मिली हुई है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एसडीएमसी अगर ला रहा है तो किसी कानून के तहत ला रहा है, उनके पास जो पावर्स है। अगर वो इलीगल काम कर रहे हैं तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो कानून हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं, ये ध्यान रखिए। एसडीएमसी इलेक्टेड बॉडी है, वो अगर कुछ डाल रही है। निगम जी, चूंकि आप कानून के जानकार हैं तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कानून है इसके पीछे, और क्या खाने पीने कौन, फिर से वही बात आती है कि कौन क्या खा रहा है, किसके फ्रिज में क्या है, किसके प्लेट में क्या है, उसके ऊपर काम है एसडीएमसी का या सरकारों का कि वो निगरानी रखे। जैसा आपने खुद कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मान्यताएं हैं। बंगाल में लोग खाते हैं नॉन वेजिटेरियन। इसके पहले कि मैं आपसे इस पर जवाब लूं, अतुल, मैं आपसे इस पर कॉमेंट चाहूंगी कि ये जो रोक टोक है ये कहां रुकेगी? ये कोई कानून है जिसके तहत ये तय किया जाएगा कि कौन किस महीने में क्या खाएगा क्या नहीं? मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं नगमा इसमें। एक तो ये मसला जो है, जिस तर्क के आधार पर इस चीज को अप्लाई किया जा रहा है, लागू करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे कोई लॉजिक या साइंटिफिक तर्क नहीं है, या फिर कोई लीगल तर्क नहीं है कि आपके खाने पीने का जो अधिकार है, पहनने का अधिकार है, आपके बहुत सारी चीजें जो संविधान से आपको मिलती हैं, जो ताकत मिलती है नागरिकों को, इंडिविजुअल को, वो तर्क इसमें से नदारद है। जो तर्क आ रहा है वो क्या है कि बहुत सारे लोगों की आस्था है। बहुत सारे लोगों की आस्था अपनी जगह है, और बहुत सारे और अगर इस तर्क से हम कहें कि भाई बहुत सारे लोगों की आस्था, तो बहुत सारे लोगों की आस्था खाने में भी होगी। तो अल्टीमेटली इसका जो मिड पाथ है वो कहां पे आएगा? उसका मिड पाथ यह है कि जिसकी जो इच्छा है अपने घर के अंदर, अपने निजी दयार में, वो उन चीजों को मानने के लिए आजाद है, खाने के लिए आजाद है, पहनने के लिए आजाद है। ये कहना कि मेरी आस्था चूंकि वो होती है इसलिए मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी वैसा काम ना करें, ये पूरी तरह से अपनी बात को दूसरों के ऊपर थोपने वाला तर्क है। यहाँ पे एक आपके काउंटर का एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी। हमने ये देखा है कि मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे आप मीट का कारोबार नहीं कर सकते, आप ऑर्डर डिलीवरी भी नहीं कर सकते हैं। अब देश में कई ऐसे आस्था वाले शहर हैं जहां पर भी ये अलाउड नहीं है। तो एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट ये भी रहती है कि ये तो सिर्फ 9 दिन की बात है, तो फिर क्यों नहीं ये किया जा सकता? नहीं, देखिए, इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें कि एक कोई मंदिर है या पवित्र स्थान है जहां पर ड्राई बनाया गया है और जहां पर शराब नहीं बिकती या मांस नहीं बिकता, वो एक अलहदा विषय है ना, कि वहां पर देवी का उसकी पवित्रता, सैंक्टिटी एक अलग स्तर की है। यहां पर क्या मामला है कि आदमी क्या खाना चाहता है, क्या नहीं खाना चाहता है। और नवरात्रों में भी अगर कोई कुछ खा रहा है, नहीं खा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सड़क पे बना रहा है या फिर कहीं पे खुलेआम उसका प्रदर्शन कर रहा है। चीजें जैसे सामान्य दिनों में। मेरा इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये कई बार इस तरह के जो फैसले होते हैं, इसके पीछे बहुत राजनीति देखने की जरूरत नहीं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक दल काम कर रहा होगा। ये बहुत सारे इंडिविजुअल जो लोग हैं ना, वो भी बहुत सारे इस तरह की चीजों में आकर, जोश में आकर, या कहीं किसी को दिखाने के लिए, या कहीं कुछ साबित करने के लिए, या कहीं कुछ पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह के फैसले करते हैं। इस फैसले में जो एसडीएमसी के कमिश्नर ने लागू किया है, मुझे यही चीज दिखती है। आप इस चीज को देखिए कि स्ट्रीट वेंडर्स को बैन कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये जो नया नियम आया इसके तहत वो स्ट्रीट वेंडर्स इसके से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जो सड़क के किनारे या मीट शॉप है या फिर क्या इनके पास इस तरह का कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि जिसके तहत जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं यहाँ पर पूरे शहर में, पूरे दिल्ली में, अलग अलग देश के हिस्सों में मीट का काम कर रही हैं, खुलेआम वहां पर बिक्री हो रही है, उनको बैन करेंगे? उससे किसी की आस्था आहत होती है? नहीं होती है। देशरत्न निगम, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि क्योंकि क्योंकि उसमें बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, पैसे इन्वॉल्व हैं, कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हैं, तो वो कई ऐसी कंपनियां हैं, आप भी नाम जानते होंगे। क्या सिर्फ इसकी गाज जो है वो छोटे कारोबारियों पर ही गिरेगी, जो लोकल मार्केट्स हैं, या वो बड़ी कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं वो भी बंद की जाएंगी? देखिए, पहली बात, ये जो ऑर्डर है ये सब पे लागू होता है। जो भी मीट बेचेंगे या दुकानों में काटेंगे वो सब पे लगेगा, जो कॉर्पोरेट शॉप हो चाहे छोटा शॉप हो। इसमें ऐसा कोई उन्होंने भेदभाव नहीं किया है।
कि वो बड़ों को नहीं करेंगे और छोटों को करेंगे। तो ये बड़ा एक तो बात में मतलब एक जबरदस्ती होगी कि इस नवरात्रे में चाहे व्रत रखे ना रखें लेकिन आपको वेजिटेरियन रहना है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेंगे, अगर सप्लाई नहीं होगी। हमने सुना लोगों को कि वो कह रहे हैं कि उनके रेस्टोरेंट में वो सर्व नहीं कर पाएंगे, उनके गेस्ट हाउसेज में गेस्ट हैं, तो ये तो एक जबरदस्ती है। देखिए, जबरदस्ती नहीं होती है। बहुत सारे देशों ने, इस्लामिक देशों ने अपने अपने यहाँ वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं और उनकी मान्यताएं भी होती हैं और उनको माना भी जाता है। आपने कहा इस्लामिक देशों ने, हमारा मुल्क जो है वो एक रिलीजन से डिफाइन नहीं होता। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं माना गया है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर कोई कानूनी तौर पर ऑर्डर आ रहा है, अगर आपको लगता है गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, हम लोग डिबेट कर सकते हैं, सही बात है। और दूसरा, आपको खाना है, मैंने एक बोला अचानक लागू करना और पहले से नोटिस देना, इसमें देखिए फर्क है दोनों चीजों में। अगर आप पहले से नोटिस दें तो लोग अरेंज कर लेंगे, लोग अपने घर में अगर जिनको खाना है घर के अंदर खाएंगे, दुकानें जरूर बंद रहेंगी, पहले से खरीद लेंगे। तो इसमें एक जो मुझे थोड़ा सा दिक्कत जो नजर आती है कि अचानक ये जो ऑर्डर आया है वो उस एलिमेंट को मैं थोड़ा सा इसमें दिक्कत मानता हूं। और अगर हर साल ये अगर फैसला लेना है तो आप पहले से ही बता दीजिए लोगों को कि ये 9 दिन बंद रहेंगे, कानूनी तौर पे आपने फैसला ले लिया। तो वो आपको देखिए मान्य भी होना चाहिए और भावनाओं की कदर भी करनी चाहिए, और लोग अपना अरेंजमेंट, रेस्टोरेंट्स भी अपना अरेंजमेंट कर लेंगे उस हिसाब से। अचानक, मेरे हिसाब से अचानक जो करना, ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा। अतुल, ये एक वाजिब आर्गुमेंट है कि अगर किसी को आपत्ति है पाबंदी से तो फिर वो जाए अदालत के पास। और अब ये अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कोई अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है इस मुद्दे को लेकर या नहीं, पर ये बात भी वाजिब है कि अगर कानून बना हुआ है, उनके पास ये हक है, तो फिर उन्हें रोकना भी मुश्किल है। तो इस तरह की अगर इस बात को केवल मान लिया जाए तो भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में अननेसेसरी, बेमतलब की हर दिन ऐसे मुद्दों की और ऐसे केसों की बाढ़ आ जाएगी कि जिसके मन में अथॉरिटी में बैठा है, किसी पॉलिटिकल मास्टर को खुश करना है, वो कुछ भी लागू कर देगा और आपको कह दिया जाएगा कि आप कोर्ट का सहारा ले लीजिए। हर चीज ऐसे नहीं होती है, कुछ चीजें होती हैं। आपकी बुनियाद क्या है? करना चाहेंगे ऐसे इसमें? मैं कह रहा हूं कि करना चाहेंगे, बुनियाद है कुछ चीजों की, और इस देश की बुनियाद है वो संविधान। संविधान में कुछ चीजें तय की गई हैं, कुछ रास्ते दिखाए गए हैं, उनके हिसाब से आप चलिए। उनके तो हर चीज के लिए आप कौन तय करेगा? एग्जैक्टली तो ये काम राजनीति तय करेगी। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, जो लोग सत्ता में है या जो एग्जीक्यूटिव वो तय करेगा। यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि एग्जीक्यूटिव जो है उनको वो इस मामले में सामने से नहीं आते हैं। कोई साइड से कोई अथॉरिटी या कोई बॉडी सामने आई, उसने कोई फैसला लागू कर दिया, इसका विरोध करने का भी काम जिस पॉलिटिक्स का है, ये काम जो है इस यहाँ पर इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं, जो सोशल फैब्रिक्स में इस तरह के फ्रिक्शन हो रहे हैं, इसको विरोध करने का भी काम जिस पॉलिटिक्स का है, वो पॉलिटिक्स भी वहां से नदारद है। ये दिक्कत आ रही है। तो एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो नहीं कर रही है उस तरह से। फ्रिंज एलिमेंट्स इस तरह के जो हैं वो अपने मनमाने तरीके से कर रहे हैं, और केवल ये तर्क दे दिया जाए कि आप कोर्ट में चले जाइए। तो हर चीज के लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। कुछ चीजें फिर कहाँ जाएंगे? सड़क जाम करेंगे आप? इतना बड़ा सड़क मेरा जाम ये हो या कहना ना हो देशरतन जी, मतलब सड़क जाम करने की बात क्या है? है, मैं कह रहा हूँ कि इसको लागू भी करने की क्या जरूरत है। जी देशरतन निगम, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है? हमारा सवाल ये है कि इस तरह के जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उनके ऊपर इतना फोकस क्यों दिख रहा हाल के दिनों में? जो अतुल कह रहे हैं उसका क्या जवाब है कि एक पॉलिटिकल क्लास को या एग्जीक्यूटिव को खुश करने के लिए जो फ्रिंज एलिमेंट है, आप हर दिन एक नई मांग, कहीं कहा जाता है कि लाउड स्पीकर बंद किया जाएगा, अजान की आवाज नहीं आनी चाहिए, कहीं हलाल और झटके पे विवाद होता है, हिजाब का विवाद तो चलिए एक अलग है, कोर्ट पहुंचा मामला, फिर अब ये आप देख रहे हैं कभी नमाज के ऊपर हंगामा मचता है। तो इस तरह के गैर जरूरी मुद्दों को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? क्या मकसद है इसका कि जो राजनीति है वो लगातार धर्म के नाम पर उबाल पे रहे? और इसमें एक चीज मैं ये भी जोड़ दूं कि ये जो शख्स हैं, जो मेयर हैं, इनको कोई नहीं जानता था आज से पहले। आज उनकी फोटो हर एक बड़े चैनल पर आ गई है और उनका नाम हर कोई जानता है। देखिए, उनको एसडीएमसी में तो लोग जरूर जानते हैं अपने मेयर को, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जानते, वो बात अलग है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कोई भी राजनीतिज्ञ अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारता। वो जनता से रूबरू रहता है, जनता की भावनाएं समझता है, फिर करता है। ये हमेशा याद रखिए इस बात को। राजनीतिक आदमी है कि ये ग्राउंड तैयार किया गया है कि जनता को इस तरह के मुद्दे भा रहे हैं और वोट इस पे मिल रहे हैं, तो इस तरह के मुद्दों को लगातार सामने लाना और उठाना है। सुन लीजिए थोड़ा, मैंने अभी जवाब पूरा नहीं किया। रही अजान की बात, आपके लाउड स्पीकर से देने की, सुप्रीम कोर्ट का मामला बड़ा क्लियर है
पब्लिक प्लेसेस में अगर आप कर रहे हैं और बाहर आउटवर्ड आपके लाउड स्पीकर्स हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के नहीं कर सकते। और 10 से 6 रात के 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं कर सकते, उसका वायलेशन हो रहा है। तो ये जरूरी और उचित मुद्दा है उठाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कानून का उल्लंघन होगा, वक्फ बोर्ड इजाजत दे रहा है तो उनके पास पावर नहीं है इस बात का देने का, तो ये आप इस बात का ध्यान रखें। ये जो मुद्दे हैं, हिजाब का मुद्दा भी किसी ने बोला था बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको बैन को वाजिब ठहराया। तो ये जो मुद्दे जिसको आप राजनीतिक बोल रही हैं, किसी समय राजनीतिक लग सकते हैं, लेकिन जनता की नजर में उचित है, वाजिब है और वो कोर्ट में जाते हैं। और हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है, गलत करता है तो कोर्ट उसको चेक करते हैं। तो आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि वो अपना काम ना करें। वो अपने बुद्धि अनुसार, क्षमता अनुसार, कानून अनुसार काम करता है एग्जीक्यूटिव। कई बार उनके फैसले होते हैं कि कोर्ट उनको गलत कहता है, तो ये कहना कि ये करना ही नहीं चाहिए और हर बात के लिए अचानक से एक चीज मैं एक लाइन इसमें कहना चाह रहा हूं बस नगमा यहाँ पर, कि आप इस फैसले को देखिए अगर, और उस फैसले में उनकी शब्दावली को देखिए, जो मैं अभी यहाँ पे भी सुन रहा था और कल मैं उनका एक इंटरव्यू भी देख रहा था। तो ये कि हमारे यहाँ पे 90% 99% लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते इस टाइम पे, तो तुमको क्यों खाना है? अगर मैंने बैन कर दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? आप तर्क देखिए और फिर ये देखिए कि भाई भावना क्या। ये कहा ऊपर से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि आप बेच नहीं सकते। इनका अधिकार है कि आप कहाँ क्या बेच सकते हैं, आप वेंडिंग कहाँ लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते। इनका ये अधिकार नहीं है कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। वो उस अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उसको चेहरा दूसरा दिया जा रहा है। उसका अंडरलाइन जो है वो सीधे सीधे ये है कि वो ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खाएंगे क्या, वो जो हमारी भावना होगी। ये दिक्कत है। ये बात तो सही है, तो लेकिन सवाल ये भी है कि जो वैसे दिल्ली के लोगों के रहनुमा बनते हैं वो इस वक्त सब चुप बैठे हैं। आप आम सीएम को एक अपील की गई कि आप शराब भी बंद कर दीजिए, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। और वो बहुत कन्वीनियंटली मुद्दा चुन लिया जाता है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व का और नॉन सॉफ्ट हिंदुत्व का। एक बड़ी फाइन लाइन वॉक कर रहे हैं सीएम। मैं यही तो कह रहा था कि दिक्कत यह है कि इस तरह के मुद्दों पर जिसको आगे आके अगर आपको पॉलिसी बनानी है तो वो भी उसी एग्जीक्यूटिव उस पॉलिटिकल क्लास का काम है जो सत्ता में बैठा है। अगर इसमें लगता है कि ये गलत है, पब्लिक ओपिनियन है, हमारे जैसे भी लोग हैं, मेरे खिलाफ वाले ओपिनियन के भी लोग होंगे, उसका जज करके, उसको तय करके उसका विरोध करने का काम भी उस पॉलिटिकल क्लास से आना चाहिए। जाहिर से ये काम वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो यही मैंने शुरुआत में भी कहा कि दिक्कत ये हो गई है कि जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहा। अगर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे भी कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, जो मैंने कहा कि हर काम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, क्या हो सकता है? उसके चेक एंड बैलेंसेस में इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें काम कर सकते थे। बहुत सारी जगहों पर सुओ मोटो एक्शन हो सकते हैं, कोर्ट भी सुओ मोटो संज्ञान ले सकती हैं कुछ चीजों को उसको लगता है गलत हो रहा है। इसी तरह अलग अलग चीजों पर अलग अलग चीज, लेकिन इंस्टीट्यूशन भी उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ये दिक्कत हमारे यहाँ हमारे सामने आ रही है और बहुत बड़े लेवल पे आ रही है। और केवल इसी मुद्दे पर नहीं, आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से जुड़े जितने मुद्दे या उस पर जितने उस तरह के हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, ये सब हो, तो हमारा जो अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसके लिए जवाबदेह हैं या जहां पर वो चीजें लंबित हैं, वो उन पर बात ही नहीं करते। ये भी एक बड़ी दिक्कत हो गई है कि एग्जीक्यूटिव जिनको जरूरत है, वो जिनसे हम उम्मीद करते हैं चुनकर भेजा है, वो इस पर कुछ अलग तरह का रवैया रखते हैं। जो लोग विपक्ष में जिनसे उम्मीद की जाती है कि उन गलतियों पर नजर रखेंगे या उन गलतियों को ऊपर सवाल उठाएंगे, वो पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं जो चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, वो पूरी तरह से एकदम उनकी जो गतिविधियां हैं कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं या जो भी कहिए। तो एक अजीब तरह की ये स्थिति है जिसमें ये जो हमारे एसडीएमसी के कमिश्नर है, इनके जैसे लोगों की बंसी आई है। आप हर दिन इस तरह के मसले देखेंगे, कभी किसी चीज को लेकर बढ़ा दिया जाता है, कभी किसी चीज को लेकर मुद्दा बना दिया जाता है और फिर वो बड़ा एक इशू बन जाता है। कभी एक इसका बहुत साधारण और सरलीकरण हो सकता है कि चुनाव का मसला है तो चुनाव के जरिए के वजह से ऐसा किया जाता है, लेकिन सिर्फ चुनाव नहीं, इन चीजों से जब आप किसी के हर चीज को धर्म के नजरिए से और धार्मिक अंदर उसकी नीचे आपकी हर गतिविधि का, हर कार्रवाई के पीछे एक सोच अगर धार्मिक है, धार्मिक नफरत है, घृणा है, तो फिर ये इस पर हमें चिंता करनी चाहिए। आदेश रतन निगम जी, आपका जवाब इस पर जानना चाहूंगी। जो कमेंट अतुल ने आखिर में किया कि ये तमाम बातें आप भले कह सकते हैं कि दुरुस्त हैं, कानून भी आपने बता दिया, आप कानून के जानकार हैं कि कैसे ये सारे मुद्दे
जो हैं वो जायज़ हैं उठाने, लेकिन इन सब के पीछे की मंशा और इन सब के पीछे की एक कॉमन फैक्टर के एक धर्म के खिलाफ और एक धर्म की राजनीति लगातार। देखिए, आप जिस चीज को धर्म की राजनीति कह रही हैं और धर्म को हेट कह रही हैं, वो भावनाओं का आदर करना है। किसी पक्ष की भावनाओं का आदर करना और 9 दिन के लिए बैन करना, मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। नहीं, सिर्फ यही मुद्दा नहीं, मैंने पिछले तमाम मुद्दों के पीछे जो मंशा रही है वो क्या रही? देखिए, यति नरसिंहानंद का एक मामला आप ले लीजिए, वो दोबारा हेट स्पीच में उन्हें अरेस्ट हुआ, बेल, उसके बाद में फिर जिस तरह के भाषण सामने आया, तो क्या है इन सब के पीछे मंशा कि हर कुछ दिन के बाद ऐसे ही बयान या इसी तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं? देखिए, इंडिविजुअल जो बयान देते हैं उनको तो हम रोक नहीं सकते, उनके लिए कानून व्यवस्था बनी हुई है। हाँ, राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दल है, उनके बारे में जो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति बनती है उसके बारे में हम लोग जरूर चर्चा कर सकते हैं। नरसिम्हानंद जी ने जो किया उसके लिए उनको जेल जाना पड़ा और कानूनी कार्रवाई। रही बाकी घृणा की, देखिए हर जगह घृणा नहीं ढूंढनी चाहिए, हर जगह मंशा भी नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों का, जो बहुसंख्यक हैं, उनकी अगर भावनाओं का अगर कोई आदर कर रहा है तो उसमें घृणा क्यों देख रहे हैं? आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से क्यों नहीं ले सकते? हर चीज में घृणा और मंशा देखना ही हर चीज जरूरी नहीं होता है। आप उस चीज को देखें और 9 दिन की बात। पर दिक्कत ये देशरत्न साहब कि आज तक जिस देश में आप सिगरेट नहीं बैन कर पाए, जिसको हम जानते हैं कि बुरा है, उस देश में आप माफ कीजिएगा क्योंकि हेल्थ में मेरा इंटरेस्ट है, प्रोटीन का सोर्स आप बैन करना चाह रहे हैं लोगों के लिए इन 9 दिन के लिए। ये कहीं ना कहीं अटपटा। अब मैं भी बता दूं थोड़ा सा बायोलॉजी, प्रोटीन आपको बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकता है, जरूरी नहीं। पर वो तो आपका चॉइस होना चाहिए कि आप किस सोर्स से प्रोटीन चाहते हैं। प्रोटीन के दूसरे सोर्स ढूंढ लीजिए 9 दिन के लिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी। भावनाओं का जो मसला है, भावनाओं का ट्रैफिक 1 वे ट्रैफिक नहीं होता, ये तो 2 वे ट्रैफिक है ना। आप केवल ये नहीं कह सकते कि बहुसंख्यक समुदाय की भावनाएं, भावनाएं तो अल्पसंख्यक की भी हो सकती, समुदाय की भी हो सकती हैं। शुरुआत में ही आपने एक तर्क दिया कि इस्लामिक देशों में 1 महीने तक ये बंद रहता, वो रहता है 1 महीने तक वहां पर रेस्टोरेंट नहीं खुलते, सुबह से शाम तक रमजान का महीना यही चल रहा है, तो आप वहां पर पानी पीने के मोहताज हो सकते हैं, खरीद नहीं सकते कुछ। तो रमजान में क्या उनकी भावनाओं के लिए भी कोई स्पेस है? अगर उसमें से कोई चाह जाए कि यार मैं चाहता हूं कि 1 महीने जब रमजान चलता है तब थोड़ा इस तरह की कुछ व्यवस्था हो जाए कि हमारी भावनाएं आहत ना हो कि दूसरा खा रहा है, पी रहा है हमारे सामने। हम तो आपको सही बोल रहे हैं ना कि आपका खाना पीना नहीं बंद किया गया है, ये ध्यान रखिए ना, आप भूख से मरने वाले हैं। प्रोटीन के सोर्सेज बहुत है, मतलब ये भी हो सकता है कि खाना पीना आपका बंद कर दिया जाए। भावनाओं की भी कद्र करिए, थोड़ी हमारी भावनाओं की भी कद्र करिए, सिर्फ अपनी भावनाओं में ही मत जिए। ध्यान रखिए, आप हिंदुस्तान में और ये कमाल है देशरत्न, मैंने अपनी बात की शुरुआत ही यहीं से कही कि भावनाएं 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे नहीं होता। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सारे साल के लिए नहीं बंद किया जा रहा है आपका। बिल्कुल, और क्यों भारत जैसे देश में, हिंदुस्तान में बहुसंख्यकों की भावनाएं इतनी बार बार आहत हो रही है, ये भी सोचने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टिप्पणियों के लिए। अतुल, बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए इस चर्चा में। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम अभी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में दिल्ली की तीनों नगर निगमों के एकीकरण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीनों निगमों में समानता लाना जरूरी है। अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। आप पार्टी की चुनी हुई सरकार के सौतेले मां जैसे व्यवहार के कारण ये निगम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, तीनों निगमों के बीच में नीतियों के रूप में समानता लाना बहुत जरूरी है। कार्मिकों की सेवा की शर्तों के लिए भी समानता होना बहुत जरूरी है। आर्थिक संसाधन की प्राप्ति और उनके दायित्वों के बीच में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति बहाल की जाए। इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। It is constitutionally suspect. It is legally untenable. It is administratively blunderous, and it is politically hypocritical. This bill is about control, more control, and more control by a control freak Sarkar. It is nothing to do with the improvement of the plight of the citizens of Delhi or its hapless citizens. This is a dangerous politics of delay
through delimitation, going to lead to disorder, disorganization and disaster. और अब एक घटना जो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का सच बताती है। बलिया के चिल्काहार में शुक्ल प्रजापति नाम का एक शख्स अपनी पत्नी को बैलगाड़ी से 4 किलोमीटर दूर ले गया। डॉक्टरों ने इलाज से मना कर दिया है। फिर वो ऑटो से उसे 15 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल तक ले गया। इन सब में 5 घंटे लग गए, लेकिन इस बीच उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। ये 28 मार्च की घटना है। ये तस्वीर बाद में वायरल हुई है और ये सच सामने आया है। सवेरे हम उठली, ठेला से अपना चिल्काहार अस्पताल में ले गई। राय साहब देखल, कहता कि ना पर्ची बनौलन ना उथू कैलन, कमर में एगो सुई दिहलन। कहना कि तू बलिया लेके चल जा। तब हम ठेला से ले आके पियरिया ठेला खड़ा करके घरे आके मोबाइल नंबर पैसा कपड़ा पहिर के हम टेम्पू जात रहे बलिया, तो सड़क पर से हम जाके अस्पताल में भर्ती करा दे। टेम्पू से गई। अच्छा, रहुआ कहाँ मोबाइल बा? हमारा लगे मोबाइल नहीं खे। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, हाल ही में ऐसा मामला मध्य प्रदेश के रीवा से आया था, जहां ना शव वाहन मिला था ना एम्बुलेंस मिली थी, लेकिन हमने वहां देखा कि वहां जो अफसर हैं उनका तबादला करा दिया गया। यहाँ कोई कार्रवाई होती दिख रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एम्बुलेंस नहीं मिल पाई? हाँ, देखिए, जांच के आदेश दिए गए हैं और अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और प्रजापति चिल्काहार ब्लॉक में रहते हैं बलिया के। उनकी पत्नी को डायबिटीज थी, उनकी तबीयत खराब हुई, उनके पास कोई चारा नहीं है, बेहद गरीब है, इनका घर भी पक्का नहीं है। जब अपनी दूर चिल्काहार हेल्थ सेंटर ले जाते हैं, जहां पर उनको बोल दिया जाता है कि यहाँ पर उनका इलाज नहीं कर पाएंगे, आप बलिया के जिला अस्पताल ले जाइए। सोचिए, विडंबना इतनी बड़ी कि शुक्ल प्रजापति के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो बलिया तक ले जाएं अपनी पत्नी को, वापस ठेले पर खींच के अपने घर आते हैं अपनी पत्नी को। जो बचा कुचा पैसा उनके पास होता है वो निकालते हैं और फिर टेम्पो से, वो भी टेम्पो, शेयर टेम्पो, हमने ऐसे गांव में ग्रामीण अंचलों में टेम्पो चलते में 4-5 लोग सफर करते हैं, उसमें वो अपनी पत्नी को लेकर के बलिया के अस्पताल पहुंचते हैं, जिला अस्पताल। वहां पर इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। देखिए, अगर इस पूरे मामले में सही समय पर एम्बुलेंस मिली होती है, अगर चलिए उनको घर पे नहीं मिली, उनको नहीं पता है, वो एम्बुलेंस नहीं बुला पाए, तो जो चिल्काहार हेल्थ सेंटर है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर मिल जाती, वहां भी एम्बुलेंस नहीं मिली। तो सोचिए, अगर सही समय पर एम्बुलेंस मिलती तो शुक्ल प्रजापति की पत्नी की जान बच सकती थी। जब पूरा मामला सामने आया, ये पिक्चर वायरल हुई, तो अब जांच हो रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी कितनी शुक्ल प्रजापति होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश में, जहां पर वो अपने परिवार वालों को ऐसे ही ठेले पर या कंधे पर उठा के जाते हैं। कुछ तस्वीरें ऐसे वायरल हो जाती हैं तो हम लोग रिपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कितनी तस्वीरें सामने नहीं आ पाती। कोरोना के बाद भी हमारे खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचर, खराब है, जिससे हर रोज ऐसी सुविधाओं के अभाव में लोग मर जाते हैं। अंजलि जी, शुक्रिया आपका सौरभ। ने सही कहा कि इस दौरान लगातार हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं बहुत सारे जगहों पे, जहां पर पिता अपने बच्चे को कंधे पे उठा के ले जा रहा है क्योंकि कोई जरिया नहीं है अस्पताल तक ले जाने का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पति अपनी पत्नी को ले जाता है, वहां पे एम्बुलेंस नहीं मिलती है और उनकी मौत हो जाती है इस पूरे इसके दौरान। और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी है यही नजर आ रहा है इससे साफ। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। संजय राउत के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने उनकी पत्नी और प्रवीण राउत की 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इस कार्रवाई पर संजय राउत ने कहा है कि चाहे हमें गोली मारो या जेल भेजो, हम डरने वाले नहीं हैं। हमको बदनाम करने, हमारे बारे में भ्रम पैदा करने, लेकिन मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए हैं। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा।
राज्यसभा में आज भी सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्रवाई रोककर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग को मंजूरी नहीं दी। विपक्षी सांसद नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसके तहत सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा का प्रावधान है, लेकिन सभापति ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। अगर आप हमें यहां बोलने का मौका नहीं देंगे तो हम कहां बोलेंगे। वहीं टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि वो नियम 267 के तहत चर्चा चाहते हैं। रोज आपको हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि इन्फ्लेशन पे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएन और उसके बाद पीएनजी, डीएपी, एनपीके, मेडिसिन, कितने चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और डिस्कशन के लिए अगर सरकार तैयार नहीं, अगर आप मौका नहीं देंगे, हम कहां बोलेंगे। और आज संसद सत्र की शुरुआत के पहले कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक हुई। इस बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई दूसरे सांसद मौजूद रहे। सांसदों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि ये वक्त आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए एकता सबसे जरूरी है और इसे सुनिश्चित करने के लिए वो हर कदम उठाने को तैयार हैं। सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए जमीन पर संघर्ष जरूरी है और महंगाई के खिलाफ लड़ाई पूरे दम से लड़नी होगी। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा दे रही है। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी। सर, सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक में क्या कहा? सोनिया गांधी जी भी आज के हिंदुस्तान के आम लोगों की जो बुरी हालत और जिस तरीके से ये बुरी हालत में गुजर रहे हैं, इस विषय को जिक्र किया और हम सबको आंदोलन में शामिल होने के लिए नसीहत दी है उन्होंने, क्योंकि आज एमएसएमई सेक्टर से लेकर किसान आम लोगों की हर दिन की जिस तरीके से डीजल, फ्यूल और पेट्रोल, कुकिंग गैस, दवाइयाँ, हर चीज़ में जिस तरीके से बेतहाशा इजाफा हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी जिक्र की कि कांग्रेस पार्टी की ज़माने में जो मनरेगा की प्रकल्प चालू हुई थी, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लोग लागू किया था, जिस उस समय ये मनरेगा को ये सरकार कहते थे कि ये मनरेगा नहीं, ये मरेगा, लेकिन वो जो स्कीम को मरेगा करार दिए थे, वो मनरेगा आज और फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये दोनों आज हिंदुस्तान में आम लोगों की इस हालत में गुजारने के लिए मददगार साबित हुए हैं। सोनिया जी ने जो 4 जून जो हार हुई उसको लेकर भी बात करी। उन्होंने ये कही कि ये दुख है हमारे कि हम अच्छा नतीजा नहीं निकल पाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अगले दिन और कोशिश न करेंगे, हमें अगले दिन और ज़्यादा हमें कोशिश करने पड़ेगा। और ये हार के बाद हम सब बैठ के एक सलाह मशवरा करेंगे आपस में। इसके लिए हम सोच रहे हैं हम सबको एकजुट होकर ये कांग्रेस पार्टी को हमें फिर जहां हम थे वहां हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर बचे तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचेगी। कांग्रेस पार्टी को इसलिए बचाने का जरूरत है, सिर्फ हमारे पार्टी के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में सारे विपक्ष के खिलाफ ये सरकार जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरीके से ये सरकार इनकी खिलाफत कर रहे हैं, उसमें हमें और जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमें और जिम्मेदारी निभाना भी पड़ेगा। इसलिए सदन खत्म होते ही आप जब चले जाओगे, आप रास्ते पे आंदोलन पे आम लोगों के लिए आप खड़ा होगे, यही हम सब के लिए उन्होंने हमें नसीहत दिए है। ये थे अधीर रंजन चौधरी, जिनका ये कहना है कि सोनिया गांधी ने साफ तौर पर अपने लोगों को संदेश दिया है कि आप लड़ाई लड़ो।
नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और राज्यसभा में बीजेपी के 100 से अधिक सांसद होने पर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम का अभिनंदन किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर पीएम मोदी को संसदीय दल की ओर से बधाई भी दी। इस दौरान सांसदों को 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक समरसता पखवाड़ा मनाने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान पीएम ने सांसदों से कहा कि अगले 15 दिनों में वो अपने संसदीय क्षेत्र में रहें और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काम करें। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी के सांसद नई तरह की टोपी में नजर आए। ये टोपियां सभी सांसदों और मंत्रियों को दी गई हैं। साथ ही सांसदों को एनर्जी बूस्टर चॉकलेट दी गई। ये टोपी गुजरात बीजेपी ने तैयार की है। यूक्रेन के बूचा में तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बूचा का दौरा किया है। जेलेंस्की ने मीडिया से भी बात की है और ये दिखाया है कि यहां पर किस तरह की बर्बादी हुई है। रूस ने यहां पर जिस तरह का नरसंहार किया है, उसके बाद सवाल उठने लग गए हैं कि वो देश जो रूस के समर्थन में भी थे या उसके ऊपर तटस्थ थे, उनका क्या रुख रहेगा। अब आपको बता दें कि बूचा की सड़कों पर हर तरफ तबाही दिख रही है और जब जेलेंस्की वहां पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो वो भावुक भी हो उठे। तो 5 की बात में आज इतना ही। नमस्कार।